हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। लास्ट क्लास हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में डिस्कस कर रहे थे और गैल्वेनिक सेल के बारे में हम आपको बहुत सारा डिटेल्स बताए थे। अभी भी गैल्वेनिक सेल हमारे सामने बोर्ड पर पड़ा हुआ है, मतलब आपके सामने भी बोर्ड पर पड़ा हुआ है। यही गैल्वेनिक सेल के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग दो कंटेनर लिए थे। कंटेनर में एक में ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन और दूसरे में हम लोगों ने लिया था CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। ZnSO4 वाले में Zn के रॉड को और CuSO4 वाले में Cu के रॉड को हम लोगों ने डीप कर दिया था और उसके बाद दोनों इलेक्ट्रोलाइट को एक सॉल्ट ब्रिज के हेल्प से कनेक्ट कर दिया था। ये इलेक्ट्रोलाइट जो था वो सॉल्ट ब्रिज के हेल्प से कनेक्ट किया हुआ था और बाकी इसका सारा वर्किंग फंक्शन हम लोग लास्ट क्लास समझ गए थे। हम लोग समझे थे कि जब हम लोग स्विच को ऑन किए थे तो स्विच को ऑन करने के बाद जो गैल्वेनोमीटर का एरो है, ये गैल्वेनोमीटर का एरो डिफ्लेक्टेड हो गया था टुवर्ड्स Zn हाफ सेल और इसलिए Zn हाफ सेल के तरफ हो गया था क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो Zn हाफ सेल के तरफ फ्लो कर रहा था। किधर से फ्लो कर रहा था? तो वो Cu हाफ सेल से फ्लो कर रहा था। और इससे हम लोग एक बात कंक्लूजन एक और निकाले थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था Zn से Cu के तरफ और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो कर रहा था Cu से Zn के तरफ। बोलो सर, ये सब बातें तो लास्ट क्लास हम लोग अच्छे से समझ गए थे, फिर आज इन सब बात का क्या जरूरत है? थोड़ा सा जरूरत है। लेक्चर लंबा जा रहा था इसलिए हम वैसे उसको कंप्लीट तो कर ही दिए थे, बट फिर भी आपको हम बोले भी थे कि अभी आपको इसमें थोड़ा लंबा पारी चलना है, तो थोड़ा इसको 100% क्लियर करने में समय लग सकता है। आप यहाँ एक बात देख रहे हैं एक्स्ट्रा। क्या एक्स्ट्रा देख रहे हैं सर? अब तक आप ऑब्जर्व कर लिए होंगे, आप बहुत तेज हैं। आप ऑब्जर्व ये कर लिए होंगे कि सर हम Zn वाले साइड को निगेटिव और Cu वाले साइड को पॉजिटिव लिखे हैं और हम Zn के रॉड के ऊपर निगेटिव चार्ज देकर रखे हैं और Cu के रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देकर रखे हैं। बेसिकली हम लोग एक बात जानते हैं कि सर जो Zn हाफ सेल है, मतलब जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उस ऑक्सीडेशन को एनोड कहा जाता है। जहां भी ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड के ऊपर ही होता है, इसलिए Zn हाफ सेल हमारा एनोड हाफ सेल है और Cu हाफ सेल हमारा कैथोड हाफ सेल है, क्योंकि यहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो जहां ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग कैथोड हाफ सेल एनोड हाफ सेल और जहां रिडक्शन होता है उसको हम लोग कैथोड हाफ सेल बोलते आए हैं। सर एक बात और क्लियर कर दीजिए। क्या क्लियर कर दें? अगर ये Zn हाफ सेल एनोड हाफ सेल है, अगर ये एनोड है तो सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एनोड हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, एनोड हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड हमेशा निगेटिवली चार्ज होता है। तो सर अगर एनोड हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है और एनोड हमेशा कैथोड हमेशा निगेटिवली चार्ज होता है, तो फिर सर आपने यहाँ उल्टा क्यों दिखाया है? क्योंकि ये Zn का जो रॉड है ये अपने आप में एनोड है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है। तो सर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज दिखाना चाहिए था और इस Zn के रॉड को पॉजिटिव एंड शो करना चाहिए था। और ये जो हमारे पास Cu का रॉड है, इस Cu के रॉड को निगेटिव चार्ज दिखाना चाहिए था, क्योंकि ये कैथोड है और कैथोड पर हमेशा निगेटिव चार्ज आता है और इसको निगेटिव एंड बताना चाहिए था। लेकिन सर आपने यहाँ उल्टा क्यों बताया है? तो उसका जवाब आप सुनिएगा अच्छे से। हो सकता है कि लास्ट क्लास से अगर आप लोग अभी तक पढ़ रहे होंगे, इस सेल को आप पढ़े होंगे, तो आपको ये ऑब्जर्वेशन भी हुआ होगा। अगर आपने एनसीईआरटी पलटा होगा या कोई भी बुक अगर आप देखे होंगे तो आपको ये मिल गया होगा कि Zn के साइड निगेटिव है, Cu के साइड पॉजिटिव है। तो मे बी पॉसिबल कि आपके मन में ये डाउट आ भी गया होगा और बहुत सारे बच्चों ने बुक पलटा भी होगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर में एक लंबा डिफरेंस हो गया, थोड़ा सा गैप हो गया। और 2-3 दिन का जो गैप हो गया वो बच्चों उसका कारण हम आपको बताते चले कि मेरे लेफ्ट साइड के पैर में, लेफ्ट लेग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए कंटिन्यूअसली हम बहुत ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह पा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा लेक्चर को डिले करना पड़ गया। बाय द वे अब हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपके लेक्चर को हम कंटिन्यू रखें। आते हैं टॉपिक पर। तो Zn के रोड को सर आपने निगेटिव और Cu के रोड को आपने पॉजिटिव क्यों किया है, जबकि सर करना ये चाहिए था कि Zn को पॉजिटिव और Cu को निगेटिव करना चाहिए था? देखो बच्चों, उसका सीधा सा ये जवाब है कि आप जानते हैं कि जो जिंक है, ये जो जिंक का सॉलिड है ये एक्वस में कन्वर्ट होता है और जब ये जिंक सॉलिड एक्वस में कन्वर्ट होता है मतलब ये Zn2+ आयन रिलीज करता है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद रिलीज करता है। और जब ये रॉड इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो आप बहुत बेटर तरीके से जानते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ इस कॉपर के रॉड के ऊपर जाता है। तो जो Zn है बाबू, Zn यहाँ से
Zn2+ में कन्वर्ट होके और कहाँ चला आया, तो वो Zn2+ में कन्वर्ट होके इस एक्वा सॉल्यूशन में चला आया, लेकिन जो उसका इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रह गया, तो वो इलेक्ट्रॉन इस रॉड के ऊपर रह गया। आप बोलिए सर गलत बात है, इलेक्ट्रॉन रॉड के ऊपर कहाँ रहा सर, इलेक्ट्रॉन तो मूव करता हुआ Cu के पास आ गया ना, बिल्कुल आ गया, लेकिन होता क्या है कि जितना तेजी से Zn इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, वास्तव में उतना तेजी से वो इलेक्ट्रॉन इस सेल के थ्रू, इस एक्सटर्नल वायर के थ्रू फ्लो नहीं कर पाता है। इस कारण यहां बहुत सारा इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाता है, कभी कभी बहुत सारा इलेक्ट्रॉन यहां जमा हो जाता है। और वह सेम केस यहां होता है कि जो यहां Cu2+ है, जब इलेक्ट्रॉन आता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन को लपकने के लिए बहुत सारा Cu2+ रॉड की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्लियर है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए बहुत सारा Cu2+ उस रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। और इस कारण, क्योंकि मान लो 2 इलेक्ट्रॉन आया तो 2 इलेक्ट्रॉन तो एक ही Cu2+ को रिड्यूस कर पाएगा, लेकिन अट्रैक्ट बहुत सारा हुआ तो जो Cu2+ है वो Cu2+ इस रॉड के आसपास पूरा अपना डेरा डाले रहता है कि कब इलेक्ट्रॉन आए और हम उसको लेकर रिड्यूस हो जाएं। क्लियर है ना, इस कारण Cu2+ का एक्यूमुलेशन इस रॉड के ऊपर हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन इस रॉड के ऊपर हो जाता है। बस यही कारण है कि हम लोग यहाँ पर जिंक के रॉड को नेगेटिव बोलते हैं और कॉपर के रॉड को पॉजिटिव बोलते हैं। एनोड वाले को हम लोग नेगेटिव एंड बोल देते हैं और कैथोड वाले को हम लोग पॉजिटिव एंड बोल देते हैं, और इसके पीछे का कोई दूसरा कारण नहीं है। बाय द वे, बहुत सारे बैचेस में हम जब पढ़े थे रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में, तो वहां भी हम इस बात को क्लियर कर चुके थे। क्लियर है ना, तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब Zn का रॉड इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो वो इलेक्ट्रॉन इस रॉड के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे करके जाते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन के एक्यूमुलेशन के कारण ये जो एंड है, जब इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये निगेटिवली चार्ज नजर आएगा और बहुत सारा Cu2+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए इस रॉड के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है। इस कारण ये जो रॉड है, कैथोड वाला जो रॉड है, कॉपर का जो रॉड है, ये पॉजिटिव नजर आएगा जब इसका ऑब्जर्वेशन किया जाएगा तब। नहीं तो एनोड का मतलब निगेटिव या कैथोड का मतलब पॉजिटिव कभी नहीं होता है। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, एनोड का मतलब ही होता है पॉजिटिव और कैथोड का मतलब होता है निगेटिव बस। बट इस सेल में हम लोग कैथोड और एनोड को उल्टा रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, वो कंसेप्ट के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बिल्कुल सीधा रिप्रेजेंटेशन है, बट अगर हम एनोड और कैथोड के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ा देर के लिए हमको उल्टा लगता है। चलेगा, तो बच्चों अगर आप नहीं भी पूछते तो ये क्लियर करना मेरा काम था, क्योंकि बाद में आप प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। चलो आगे बढ़ा जाए, इसको मिटाया जाए और इसको मिटाकर आगे बढ़ा जाए। तो आप वैसे इसको लास्ट क्लास ड्रॉ कर चुके हैं, इसलिए अभी आप इसको ड्रॉ करने के चक्कर में मत रहिएगा। जरा एक बार हम देख लें रिकॉर्डिंग हमारा प्रॉपरली चल रहा। हाँ सर, रिकॉर्डिंग प्रॉपरली चल रहा है। लास्ट डे हम MWF वाले बच्चों के साथ लाइव आए थे। बहुत बच्चा कनेक्ट हुआ था बट बहुत बच्चा नहीं भी हुआ था, और जल्द ही हम सारे बैचेस के साथ धीरे धीरे लाइव आने वाले हैं। फ्रेशर बैच में हम बहुत जल्द लाइव आने वाले हैं, आपको मैसेज मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखो बाबू, हम लोग एक बात समझे थे कि ये जो हमारे पास सेल है, कौन सा सेल सर, तो ये वाला जो सेल है, ये रिप्रेजेंटेशन था सेल का, ये एनोड है और ये जो है वो कैथोड है। और ओवरऑल ये जो है ये सॉल्ट ब्रिज है, आप जानते हैं। और ओवरऑल इसका जो पोटेंशियल था, जो हम इस सेल की बात करें, पोटेंशियल ऑफ सेल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेल, या ऐसा बोले ईएमएफ ऑफ सेल, तो इस सेल का जो ईएमएफ था, इस सेल का जो पोटेंशियल था, इस सेल का जो एनर्जी था, वो 1.1 वोल्ट का था। आपके मन में एक सवाल उठ सकता है, क्या उठ सकता है सर? आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि सर इस सेल का जो पोटेंशियल था वो 1.1 वोल्ट का था, इसका जो ईएमएफ था वो 1.1 वोल्ट का था। ठीक है सर, अगर इसका ईएमएफ 1.1 वोल्ट का था,
ठीक है सर, एक बात बताइए। क्या बताएं सर? सर ये बताइए कि इस 1.1 वोल्ट में इन दोनों हाफ सेल का अपना पार्टिकुलर कितना कितना योगदान था। क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि इन दोनों हाफ सेल में इस 1.1 वोल्ट में इनका अपना पार्टिकुलर पोटेंशियल कितना था। मतलब हम आपसे एनोड हाफ सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करवाना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, और हम आपसे कैथोड हाफ सेल का पोटेंशियल भी पूछना चाहते हैं, क्योंकि एनोड और कैथोड दोनों के पोटेंशियल को मिलाकर ही आपको टोटल पोटेंशियल मिला होगा 1.1 वोल्ट। तो आप बोलिएगा सर हम ये कैसे पता करेंगे। देखो बाबू, एक बात क्लियर है। क्या क्लियर है? जब आप सेल बनाते हैं और जब आप रॉड को एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट करते हैं, जब तक आप स्विच को ऑफ रखते हैं तब तक इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है, बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं होता है। जब आप स्विच को ऑन करते हैं तब जाकर आप इस वोल्टमीटर के साथ, अगर इस गैल्वेनोमीटर के साथ अगर आप कोई वोल्टमीटर लगाए होंगे तो आपको 1.1 वोल्ट उसमें देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन ये कब मिलेगा? तो ये पोटेंशियल तब पता चलेगा जब आप यहां पर स्विच को ऑन करेंगे। अगर स्विच ऑफ कंडीशन में है तब तो आप भी जानते हैं कि यहां कोई रिएक्शन नहीं होता है और ये गैल्वेनोमीटर का एरो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होता है। तो सर जब तक हम स्विच को ऑन नहीं करेंगे तब तक हमको टोटल पोटेंशियल पता नहीं चलेगा। तो वही बात है कि स्विच को ऑन करेंगे तो टोटल पोटेंशियल पता चलेगा। तो सर इसमें पार्टिकुलरली इस हाफ सेल का कितना और इस हाफ सेल का कितना, ये हमको कैसे पता चलेगा? इसके लिए एक सेल बनाया गया। हाफ सेल का पोटेंशियल मेजर करने के लिए एक सेल बनाया गया। क्यों एक सेल बनाया गया सर? क्योंकि इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके और इन दोनों का पार्टिकुलर पोटेंशियल जानना इम्पॉसिबल था। यह पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जब कनेक्ट करेंगे तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, और वो दोनों के कारण होगा। इसलिए जो पोटेंशियल होगा वो टोटल का होगा, किसी पार्टिकुलर एक सेल का नहीं होगा। क्लियर है? तो इसलिए इन हाफ सेल के पोटेंशियल को मेजर करने के लिए एक अलग से सेल बनाया गया और उस सेल का नाम दिया गया सी सेल। जी हां, उस सेल का क्या नाम दिया गया? उस सेल का नाम दिया गया सी सेल। एंड सी इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। अब बोलो सर ये क्या बोल रहे हैं? सी इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। यस, अब सी से तो बाबू किसी का पोटेंशियल पता चल जाएगा। इस सी का मतलब होता है, आप गलत ना समझें, इस सी का मतलब होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस सी का मतलब होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक सेल बनाया गया जिसका नाम दिया गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो सेल बना वो ऐसा सेल बनाया गया था जिसका पोटेंशियल था 0.0 वोल्ट, जिसका पोटेंशियल था 0.0 वोल्ट, और ये एक तरह का हाफ सेल था। हाफ सेल मतलब सर, मतलब ये हाफ सेल, तो ये एक तरह का हाफ सेल था। आप इमेजिन करो कि अगर आपके पास कोई वैसा सेल हो जिसका पोटेंशियल 0 हो। सपोज दैट कि हम बोलते हैं कि हम यहां जो ये सेल कनेक्ट किए हैं इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है, ठीक है, पहले से पता है हमको। और सपोज दैट कि यहां पर हमको 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल नजर आ रहा वोल्ट मीटर के ऊपर, तो आप क्या बोलेंगे कि वो किसका पोटेंशियल है? तो आप बोलेंगे कि सर वैसे तो ये पूरे सेल का पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी ये पोटेंशियल हम बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस वाले हाफ सेल का है, क्योंकि इसका तो हमको पता है कि 0.0 वोल्ट होता है। क्लियर है ना? तो इसीलिए एक इस तरह का सेल बनाया गया, हाफ सेल बनाया गया, जिसका पोटेंशियल 0.0 वोल्ट कंसीडर किया गया, और उससे कनेक्ट कर करके और सारे सेल का पार्टिकुलर पोटेंशियल पता कर लिया गया। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि यह सी सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। आपको हम एक बात बताते चले। क्या सर? आप तो बहुत बात बताते हैं, फिर भी एक बात,
आज के क्लास में आपको लिखना कम है और आपको समझना ज्यादा है। वैसे हम तो हर क्लास में समझाते ज्यादा, लिखवाते कम है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि आप लिखने के चक्कर में मत पड़िएगा, समझते चलिएगा। और इसका जो लैंग्वेज होगा वो हम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे, चैट ग्रुप में हम आपको भेज देंगे, या जैसे आप लोग बहुत लोग हमसे व्हाट्सएप पर मांगे वैसे मांग लीजिएगा। क्लियर है? कुछ बच्चे तो इतना एक्टिव हैं कि लेक्चर अपलोड होने के हाफ एन आवर के अंदर कॉल कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं कि सर लेक्चर नोट्स नहीं मिला। बड़ा खुशी होता है कि यार इतना ज़्यादा एक्टिव है बच्चा। और हम कुछ अभी डिले भी किए हैं नोट्स लेक्चर बनाने में, तो हम उम्मीद करते हैं कि अब सारे बच्चे इतने एक्टिव हो जाने चाहिए, क्योंकि अब तक आप मेकअप कर लिए होंगे। ठीक है, देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है अच्छे से समझो। सबसे पहले एक कंटेनर लेते हैं, और इस कंटेनर में क्या करते हैं, तो इसमें एक प्लेटिनम का रॉड डाल देते हैं, जिसको प्लेटिनम ब्लैक भी कहा जाता है। और ये जो प्लेटिनम का रॉड होता है ये थोड़ा स्पॉन्जी टाइप से होता है। इसमें एक प्लेटिनम का रॉड डाल दिए। ठीक है, उसके बाद क्या किए, उसके बाद इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भर दिए। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सर? तो जो इलेक्ट्रोलाइट था वो इलेक्ट्रोलाइट 1MHCl था। कंसंट्रेशन फिक्स है बाबू, ध्यान रखना, 1M। ये प्लेटिनम का रॉड है, ये 1MHCl है इसके अंदर। नाम ही है स्टैंडर्ड, इसीलिए जो भी लेंगे वो स्टैंडर्ड लेंगे, इसीलिए कंसंट्रेशन भी क्या लिए हैं स्टैंडर्ड। 1M कंसंट्रेशन इज स्टैंडर्ड। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद इस प्लेटिनम के रॉड को इस तरह से कवर कर देते हैं। ये कुछ नहीं है, ग्लास ट्यूब है। क्लियर है ना? कभी कभी इसमें साइड से एक पाइप निकाल दिया जाता है जहां से हम लोग हाइड्रोजन गैस सप्लाई करते हैं, और कभी कभी हाइड्रोजन गैस के इनलेट को अलग से पाइप देकर इसमें सप्लाई कर दिया जाता है। दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे करना हो आप वैसे कर सकते हैं। आप यहां पर भी एक पाइप दे सकते हैं, या बेटर रहेगा इधर थोड़ा जगह है, आप इस पाइप को यहां लगा दीजिए। यहां से हाइड्रोजन गैस इसमें सप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो तो 1MHCl लिए, ये प्लेटिनम का रॉड को इसमें डीप कर दिए। ये प्लेटिनम का रॉड है, ये प्लेटिनम का रॉड है। और इस प्लेटिनम का रॉड को मतलब स्ट्रिप किया हुआ, लटकाया हुआ है। ठीक है, ये ग्लास ट्यूब से कवर कर दिए, और इस जगह से यहां पर H2 गैस सप्लाई करेंगे। ध्यान ये रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे सर? तो ध्यान ये रखेंगे कि जब हम यहां H2 गैस सप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं है कि जितना मन उतना कर देंगे। H2 गैस आपको स्टैंडर्ड कंडीशन में सप्लाई करना है। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब सर, मतलब इसके अंदर का जो भी कंडीशन होना चाहिए ना बाबू, वो सारा कंडीशन STP का होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब सर, मतलब ये कि जो गैस हमारा होगा
मैक्सिमम प्रेशर कितना प्रोड्यूस कर सकता है 1 atm, और कोशिश करना है कि हम उतना प्रेशर दें कि इसमें कंटिन्यू 1 atm का 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर बना रहे हाइड्रोजन के कारण, उतना ही गैस सप्लाई करेंगे, चलेगा। उसके बाद इस सेल का जो टेम्परेचर होगा, इस सेल के एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर होगा, वो टेम्परेचर कितना होगा, तो वो टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर होगा 1 atm, टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस। कंसंट्रेशन HCl का होगा 1 m, और प्लेटिनम का रॉड इसमें डीप रहेगा, उस प्लेटिनम के रॉड को ग्लास ट्यूब से कवर किया हुआ रहेगा, और ग्लास ट्यूब से इसलिए कवर किया हुआ रहेगा क्योंकि इसमें ग्लास ट्यूब के थ्रू हाइड्रोजन गैस इसमें सप्लाई करना है, चलेगा। अब देखो होता क्या है, ये जो प्लेटिनम है आपको हम 11 क्लास से बताते आ रहे हैं, याद कीजिए कि प्लेटिनम और प्लेडियम का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जब आप प्लेटिनम या पैलेडियम के सरफेस के ऊपर से हाइड्रोजन गैस को सप्लाई करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस उसके सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, वो हाइड्रोजन गैस उसके सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो जाता है। याद करो, हम पीछे भी ऐसा बता चुके हैं, ओक्लूजन बोलते हैं उस प्रोसेस को, क्लियर है ना। आपको हम सॉल्यूशन के सॉलिड और गैस वाले एग्जांपल में भी बता चुके हैं, सॉल्यूशन का फर्स्ट लेक्चर का लास्ट एग्जांपल देखना मिल जाएगा, ठीक है, वो सॉल्यूशन वाले चार्ट में। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, वो हाइड्रोजन गैस इस प्लेटिनम के सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा, इस प्लेटिनम के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, चलेगा, जो कि एक ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है। H2 गैस वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब देखो इस सेल में होता क्या, इस सेल में क्या होता है, तो जैसे ही हम हाइड्रोजन गैस इसमें सप्लाई करवाते हैं 1 atm प्रेशर पर, ये जो प्लेटिनम का रॉड है, स्पॉन्जी प्लेटिनम है, ये उस हाइड्रोजन गैस को अपने सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब करता है। कंप्लीट स्पॉन्ज नहीं होता, एडजॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता, एडजॉर्ब करता है, और इस H2 गैस का हो जाता है ऑक्सीडेशन। क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, मतलब कि एनोड के ऊपर, एट एनोड जो रिएक्शन हुआ वो ये हुआ कि जो H2 गैस था वो H2 गैस ऑक्सीडाइज कर गया और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बन गया, 2H प्लस बन गया। अब आपके पास यहां एक्वस सॉल्यूशन में क्या है, तो सर HCl है, H प्लस और Cl माइनस है। अब क्या होता है कि इस एक्वस सॉल्यूशन का जो H प्लस है, ये एक्वस सॉल्यूशन का H प्लस इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके बना देता है क्या, H2, चलेगा, और ये कहां जाता है, Pt के ऊपर एडजॉर्ब हो जाता है। ये जो H प्लस है, ये H प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, मतलब ये जो रिएक्शन हुआ वो कहां हुआ, कैथोड के ऊपर हुआ। अब बोलो सर इसमें एनोड क्या है, कैथोड क्या है, भाई इसमें एनोड भी प्लेटिनम है और कैथोड भी प्लेटिनम है, उसी के हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा, उसी के ऊपर हाइड्रोजन का रिडक्शन भी हो रहा, क्योंकि यहां एनोड के इस प्लेटिनम के सरफेस के ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां एक्यूमुलेट रहेगा, तो इस एक्वस सॉल्यूशन का H प्लस उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए वहीं मूव करेगा, ऑक्सीडेशन भी वहीं हो रहा और रिडक्शन भी वहीं हो रहा है। IUPAC के अकॉर्डिंग इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये नॉट लगा रहे हैं, नॉट का मतलब स्टैंडर्ड होता है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंसीडर किया गया है 0 वोल्ट, और IUPAC के अकॉर्डिंग इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी कंसीडर किया गया है 0 वोल्ट। और हम लोग ऐसा बोलते हैं
कि किसी भी गैस का, किसी सेम एलिमेंट का जितना ऑक्सीडेशन हो रहा है उतना ही रिडक्शन हो जा रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू वैसे भी मिल करके जो ओवरऑल सेल पोटेंशियल होगा वो ओवरऑल सेल पोटेंशियल हो जाएगा ±0.0 वोल्ट। समझ गए बात को? क्योंकि किसी सेम एलिमेंट का जितना ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी का उतना ही रिडक्शन भी हो जा रहा है। तो जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना रिडक्शन पोटेंशियल। हम लोग ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +x है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल -x होगा। अगर किसी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल -y है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +y होगा। क्लियर है ना? तो सेम एलिमेंट का अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करवा देते हैं तो उसका जो ओवरऑल पोटेंशियल होगा वो ओवरऑल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलेगा? और इस 0 वोल्ट के सी सेल से, सी मतलब कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इस 0 वोल्ट के सी सेल से हम लोग किसी भी हाफ सेल के पोटेंशियल को मेजर कर लेते हैं। किसी भी हाफ सेल मतलब सर, मतलब आइदर Zn हाफ सेल और Cu हाफ सेल और एनी अदर हाफ सेल। एनी अदर मतलब सर Zn और Cu के अलावा भी यस बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट और बहुत सारे रॉड को लेकर बहुत सारा हाफ सेल, फुल सेल मतलब गैल्वेनिक सेल बनाया जा चुका है। चलेगा? तो ये आपके पास केस था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। आप एक काम करो, इसके लैंग्वेज के चक्कर में मत पड़ो, आप इसको नोट कर लो। डायग्राम हम बहुत देखो कितना हैंडसम लग रहा है, बिल्कुल मेरे जैसा। तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसका लैंग्वेज आपको भेज देंगे, नोट कीजिए। नोट कर लिए होंगे आप। अब इस हाफ सेल के द्वारा अलग अलग हाफ सेल का, गैल्वेनिक सेल का पोटेंशियल मेजर किया जाने लगा। जैसे सपोज डैट कि हम करते क्या है, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल ऑफ Zn हाफ सेल। Zn हाफ सेल का पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए क्या किया गया? तो इसके लिए सबसे पहले एक हाफ सेल बनाया गया। कौन सा हाफ सेल सर? तो सी सेल। और बिल्कुल इसको स्टैंडर्ड कंडीशन पर रखा गया। यह पीटी रॉड है, यहां से इसमें हाइड्रोजन गैस सप्लाई किया जाएगा। स्टैंडर्ड कंडीशन पर इसमें 1 MHCl रख दिया गया। सारा सेटअप तैयार कर लिया गया जो सेटअप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में होता है। उसके बाद क्या किया? उसके बाद एक Zn हाफ सेल ले लिया गया। जिसमें एक Zn का रॉड है, इसमें एक्वस ZnSO4 भरा हुआ है। इन दोनों सेल को
इन दोनों सेल को किससे जोड़ दिया गया बताइए? सॉल्ट ब्रिज, जिसमें K2SO4 या KCl कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट ले लिया गया, चलेगा। और उसके बाद इन दोनों को एक एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट कर दिया गया बाय द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर, या फिर आप यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा दो, आपका काम थोड़ा और आसान हो जाएगा, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी मेजर हो जाएगा। ये केस है। ये हमने ले लिया Zn हाफ सेल और ये हमने ले लिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, 2 हाफ सेल। इसका पोटेंशियल हमको ऑलरेडी पता है 0.0 वोल्ट प्लस माइनस, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों का 0.0 वोल्ट। और जैसे ही इस Zn हाफ सेल को कनेक्ट किया गया, वैसे कनेक्ट करने के पहले 2-4 ऑब्जर्वेशन जो आपको करना है, क्योंकि बाद में फिर आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाएंगे कनेक्ट करने के बाद। कनेक्ट करने के पहले आपको जो ऑब्जर्वेशन करना है, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि हम जो सेल कनेक्ट कर रहे हैं उस सेल का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। अगर आपने गैल्वेनोमीटर नहीं लगाया है तो, या लगाया है तो भी आपको पता चलना चाहिए कि आपके सेल का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है ना? तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो उसके लिए सबसे आसान उपाय है, और वो आसान उपाय ये है कि आप इस Zn का जो रॉड आपने लिया है, आप इसका वेट मेजर कर लो। यह जो Zn का रॉड आपने लिया है ना, इस Zn के रॉड का वेट मेजर कर लो कि ये कितने ग्राम का है। क्लियर है? उससे आपको क्या फायदा होगा? अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसका Zn2+ आयन निकल के और इस एक्वस सॉल्यूशन में आएगा, तो इसका वेट कम होगा। अगर इसका रिडक्शन होगा तो कुछ आयन इसके ऊपर डिपॉजिट होगा, तो इसका वेट बढ़ जाएगा। चलेगा? आप जानते हैं ऑक्सीडेशन होगा अगर रोड का, तो उसका आयन उससे बाहर निकलेगा ना जी। तो जब उसका आयन उससे बाहर निकलेगा तो उसका वेट कम होता चला जाएगा। और अगर रिडक्शन होगा, मतलब कि कुछ आयन उसके ऊपर जाकर डिपॉजिट होगा, जैसा Cu2+ Cu के रोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो रहा था इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, तो डिपॉजिट होगा कुछ आयन, तो उसका वेट क्या होगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है ना? खैर ये कंसेप्ट तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। चलेगा? तो आप इस Zn के रॉड का वेट मेजर कर लो। और ये जो शॉर्ट कराएंगे वायर को, शॉर्ट क्यों कराएंगे सर? कनेक्ट करके छोड़ देंगे? नहीं, छोड़ेंगे नहीं, शॉर्ट कराएंगे। बहुत कम समय के लिए करवाएंगे, लंबा समय के लिए नहीं करवाएंगे, ज्यादा देर के लिए करवाएंगे। तो क्या होगा? HCl का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, मे बी HCl का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाए। हाइड्रोजन का जो प्रेशर है, ज्यादा क्वांटिटी में हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने से स्टैंडर्ड कंडीशन डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए बहुत ज्यादा देर के लिए इसको स्विच को ऑन नहीं रखेंगे, बस स्विच को ऑन करेंगे, मेजर करेंगे और 1-2 मिनट में फिर इसको ऑफ कर देंगे। चलेगा? जब तब तक रख सकते हैं जब तक इसके स्टैंडर्ड कंडीशन पर कोई बदलाव नहीं आए, नहीं तो इसका HCl का जो स्टैंडर्ड कंडीशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जब स्टैंडर्ड कंडीशन डिस्टर्ब हो जाएगा तो जो आप पोटेंशियल मेजर करेंगे, मे बी कि वो एक्यूरेट पोटेंशियल ना हो। वैसे 100% एक्यूरेट पोटेंशियल तो किसी सेल का कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है। ये तो बस IUPAC के द्वारा एक दे दिया गया है, उसको रिकमेंड कर दिया गया है, और उसके हेल्प से हम लोग जो भी मेजर करते हैं उसको 100% मान के चलते हैं। चलेगा? तो आप इस Zn का वेट मेजर कर लो, और Zn का वेट मेजर करने के बाद आप इस स्विच को ऑन करो, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराओ, फिर इसको ऑफ कर दो। चलेगा? जब इसको आप ऑन करके ऑफ करेंगे तो पता चलेगा कि जो वोल्ट मीटर यहां पर लगाया गया है, उस वोल्ट मीटर में -0.76 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल मेजर होता है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, पोटेंशियल। -0.76 वोल्ट का पोटेंशियल मेजर होता है। क्लियर है ना? मतलब क्या? तो मतलब ये कि जो आपके पास ई सेल है, वो ई सेल यहां पर -0.76 वोल्ट है। क्लियर हुआ?
तो ये जो -0.76 वोल्ट आपको मिला, एक्चुअल में ये -0.76 वोल्ट एक्यूरेट किसका पोटेंशियल हो गया? तो सर ये जिंक हाफ सेल का पोटेंशियल हो गया। क्यों सर? इसमें इसका इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका पोटेंशियल कितना है बाबू? इसका पोटेंशियल है 0.0 वोल्ट। चलेगा? तो इस तरह से Zn का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमको मिल गया, वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना मिल गया? तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल मिल गया 0.76 वोल्ट। चलेगा? वैसे माइनस और प्लस सिर्फ साइन का चेंजिंग है, बाकी कुछ नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। एक्यूरेट पोटेंशियल की हम बात करें तो उसको हम सिर्फ 0.76 वोल्ट ही बोलेंगे। तो ये है आपका Zn हाफ सेल के पोटेंशियल को मेजर करने का तरीका। अब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन कैसे पता करेंगे? तो आपको बताए थे, आपने इसका वेट मेजर कर लिया होगा, बाद में फिर इसका वेट मेजर कर लेंगे, खुद पता चल जाएगा इसका वेट बढ़ा है कि घटा है, और इसका वेट आपको घटा हुआ मिलेगा क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर है ना? इसका वेट आपको घटा हुआ मिलेगा, ये बात पक्का है। मतलब यहां जो रिएक्शन हुआ वो रिएक्शन कौन सा हुआ सर? तो चलो इसका ओवरऑल सेल रिएक्शन हम लोग देख लें। तो यहां जो रिएक्शन हुआ वो Zn जो था वो Zn2+ में कन्वर्ट हुआ। यहां जो रिएक्शन था 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस किया। यहां जो रिएक्शन था वो 2H+ उन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके H2 बनाया। चलेगा? ओवरऑल अगर हम सेल रिएक्शन की बात करें तो सेल रिएक्शन हमारे पास यही हुआ कि Zn से Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2H+ उन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके H2 बना दिया। मतलब जो सेल रिएक्शन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन कैंसल, सेल रिएक्शन हो गया Zn प्लस 2H+ और उससे मिल गया Zn2+ प्लस H2। ये आपके पास ओवरऑल सेल रिएक्शन हुआ। चलेगा? तो ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इससे कनेक्ट करके Zn का हम लोग पोटेंशियल, Zn हाफ सेल का पोटेंशियल पता कर लिए। इसको नोट कीजिए। इसके बाद Cu हाफ सेल का पोटेंशियल मेजर करते हैं। चलो, तो अब हम लोग आ जाते हैं पोटेंशियल ऑफ Cu हाफ सेल में। पोटेंशियल ऑफ Cu हाफ सेल। देखो, इसमें हमको कुछ खास नहीं करना है। ZnSO4 के जगह हम लोग एक्वस CuSO4 ले लेंगे, और Zn रोड के जगह हम लोग CuSO4 डाल दिए। बाकी हमारे पास जो C सेल था जैसे था वैसे ही है बिल्कुल। इसके बाद ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर है 25 डिग्री सेल्सियस, और गैस जो सप्लाई कर रहे हैं यहां से 180 एम्पर। कंसंट्रेशन भी बिल्कुल 1 m है, वो भी बिल्कुल स्टैंडर्ड है। सारा कुछ वेल स्टैंडर्ड कंडीशन में है। बस हम Zn हाफ सेल की जगह क्या लगा दिए? तो हम Zn हाफ सेल की जगह Cu हाफ सेल लगा दिए। अब इस बार आपको क्या करना है? तो इस बार भी आपको कॉपर के रॉड का वेट पहले मेजर कर लेना है। ध्यान रखना बाबू, कॉपर का जो वेट है वो पहले मेजर कर लेना। ठीक है? वेट पहले मेजर कर लेने से आपको क्या बेनिफिट होगा? तो वेट पहले मेजर कर लेने से आपको यह बेनिफिट होगा कि जब इसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा तो वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है? Zn वाले केस में उसका ऑक्सीडेशन हो गया था, तो उसका कुछ आयन एक्वस सॉल्यूशन में आ गया था, इसलिए उसका वेट कम हो गया था। कॉपर वाले रॉड में जो एक्वस CuSO4 का Cu2+ होगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए इसके ऊपर अट्रैक्ट होगा, तो इसका वेट बढ़ जाएगा। बोलो सर, आप पहले ही बता दिए क्या होने वाला है। बिल्कुल, जैसे ही आप स्विच को ऑन कंडीशन में लाएंगे, स्विच को ऑन कंडीशन में लाने के बाद जो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी मेजर, जो यहां पर पोटेंशियल मेजर होता है,
वो 0.34 वोल्ट का होता है। यहां पर पोटेंशियल कितना मेजर हुआ? 0.34 वोल्ट। मतलब Cu हाफ सेल का जो पोटेंशियल था वो Cu हाफ सेल का पोटेंशियल क्या हो गया? तो Cu हाफ सेल का पोटेंशियल हो गया 0.34 वोल्ट। चलेगा? तो इस तरह से हम लोग Zn हाफ सेल और Cu हाफ सेल दोनों का पोटेंशियल मेजर कर लिए। इसके बाद क्या किया गया कि जितने भी टाइप का हमारे पास सेल होता था गैल्वेनिक सेल, उन सारे सेल को इस सी सेल से कनेक्ट करके और सी सेल से कनेक्ट करने के बाद उनका पार्टिकुलर पोटेंशियल मेजर कर लिया गया और उनके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर एक टेबल बना दिया गया, जिस टेबल को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जी हाँ, ये बात हम आपको लास्ट लेक्चर के पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। बस आपको वो सीरीज दिखाना बाकी है। कुछ आयन्स उसके हम दिखाए भी थे आपको, कुछ बाकी है। तो इनके सारे पोटेंशियल्स को मेजर करके और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रख दिया गया। अब इसके बाद क्या है? तो इसके बाद ये है कि अब हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे कि ये तो सिर्फ स्टैंडर्ड कंडीशन में था कि स्टैंडर्ड कंडीशन और विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन में हम किसी भी हाफ सेल का या किसी पूरे कंप्लीट सेल का, गैल्वेनिक सेल का, वोल्टेइक सेल का या बोले डेनियल सेल, तीनों एक ही नाम है, इन सेल्स का पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखेंगे। क्लियर है ना? वैसे अगर हम इसके सेल रिएक्शन को लिखना चाहें तो एक बार हम इसके सेल रिएक्शन को जरूर लिख देते हैं। यहां पर क्या हुआ? तो जो H2 था वो H2 यहाँ 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा, वो इलेक्ट्रॉन मूव करता आया, Cu2 प्लस अट्रैक्ट होकर उस इलेक्ट्रॉन को लेकर रिड्यूस हो गया, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इससे क्या बन गया? Cu। जब हम इसको सम करेंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो गया कैंसल, रिएक्शन हो गया H2 प्लस Cu2 प्लस, और इससे क्या मिल गया? तो 2H प्लस प्लस Cu। ये पूरा सेल रिएक्शन है। चलेगा? तो ये केस है आपके पास। हम लोग Zn और Cu हाफ सेल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल, या ऐसा बोले उसका सेल पोटेंशियल पता कर लिए। चलेगा? अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम लोग कुछ छोटा छोटा फॉर्मूला और कुछ बड़ा बड़ा फॉर्मूला, हाँ, नर्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है नर्स्ट इक्वेशन। चलेगा? और वो लेक्चर जस्ट इसके बाद तुरंत अपलोड होने वाला है, तो आप इसको देख लीजिए और इसको देखने के बाद आप उस लेक्चर को भी देख लीजिए। चलेगा? तो आज के लेक्चर का जो भी लैंग्वेज है, आज के लेक्चर में लैंग्वेज आपको कुछ नहीं लिखवाना है। हमको लैंग्वेज किसका लिखवाना है? सिर्फ और सिर्फ सी सेल का। तो सी सेल का जो भी डेफिनेशन होगा वो हम आपको भेज देंगे। बाकी 2-3-4 बार देखकर अच्छे से समझ जाइए। क्लियर है ना? और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।